भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों से एक साथ आजाद हुए थे। 11 अगस्त 1947 में जिन्ना ने असेंबली में खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश होगा जहां पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जहां पर सबके पास इक्वल राइट्स होंगे और अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ आराम से रह सकते होंगे। लेकिन आज के टाइम पर पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई है और लोग भूखे मर रहे हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो चाय पीना बंद कर दें, क्योंकि वो लोग जो चाय इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी वो उधार के पैसों से कर रहे हैं। अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। एक समय था जब पाकिस्तान की हालत भारत से इकोनॉमिकली बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान एक ऐसा देश था जहां पर आर्थिक प्रगति और स्टेबिलिटी के सपने देखे जाते थे। वेस्टर्न देशों के लिए पाकिस्तान एक रोल मॉडल माना जाता था जो खुद को बहुत अच्छी तरह से उभार रहा था। इसी वजह से लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में पाकिस्तान भी यूएस की तरह सुपर पावर बनेगा। लेकिन इस सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जिसने इस कंट्री को रोल मॉडल से बैंकरप्टी होने वाली कंट्री बना दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वहीं के रेपुटेड लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान को एक ऐसा देश माना जाता है जो हर साल दूसरे देशों से पैसा मांगता है अपने देश की जरूरतें पूरी करने के लिए। कहा जाता है कि आज के समय में जब भी कोई पाकिस्तान का पीएम बनता है तो वो पीएम बनते ही सबसे पहले ये देखता है कि किस देश से वो जाकर पैसा मांगे। आज के समय में पाकिस्तान के पास $12 बिलियन फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, जो कि पाकिस्तान को नेक्स्ट कुछ मंथ्स के लिए ही सपोर्ट कर सकता है अपने देश में बाहर से चीजें इंपोर्ट करने के लिए। आज के टाइम पर पाकिस्तान में अब तक का सबसे हाई इन्फ्लेशन है 30%। मतलब पाकिस्तान में महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. 1960 के दशक में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मिरेकल समझा जाता था। 1960 से 65 तक पाकिस्तान की जीडीपी 4.8% से बढ़ती है। उसी टाइम पर भारत की जीडीपी 3% से ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। इसी वजह से मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक समय पर भारत से अच्छी कंडीशन में था और इसी वजह से वेस्टर्न के देश भारत की इकोनॉमी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बुलाते थे और भारत का मजाक बनाते थे। 18 जनवरी 1965 न्यूयॉर्क टाइम ने अपने अखबार में छापा कि पाकिस्तान एक ऐसे माइलस्टोन पर पहुंच सकती है जहां पर सिर्फ एक कंट्री पहुंच पाई है, यूएस। टाइम्स फ्रॉम लंदन ने 1966 में छापा। पाकिस्तान एक मिसाल है ये देखने के लिए कि नेशन बिल्डिंग कैसे की जाती है। पाकिस्तान में 1958 तक कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। जिन्ना की मौत 1948 में हुई थी। उनकी मौत के बाद 1949 में पाकिस्तान के लीडर्स ने ये अनाउंस किया कि सबसे पहले इस्लाम होगा, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री नहीं होगा। फिर 1955 से 60 तक बहुत अच्छे साल रहे, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया और एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसमें मेनली फोकस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होगा। फिर 1958 में पाकिस्तान आर्मी जनरल अयूब खान, उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली और कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ये लगा कि पाकिस्तान अब बहुत तेजी से आगे जाएगा। उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया और ग्रीन रेवोल्यूशन को भी स्टार्ट किया, जिसके बाद पाकिस्तान के पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। अयूब खान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिससे पाकिस्तान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होने लगी। अब पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। भारत नॉन अलाइज मूवमेंट कर रहा था, मतलब भारत किसी के साथ नहीं था, ना ही यूएस के साथ, ना ही यूएसएसआर के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने खुल के यूएस का सपोर्ट किया। एक्चुअल में यहाँ पर पाकिस्तान को सिर्फ भारत के साथ नहीं रहना था। अगर भारत यूएस के साथ चला जाता तो वो यूएसएसआर के साथ चला जाता। अगर किसी वजह से भारत दोनों के साथ हो जाता तो पाकिस्तान नॉन अलाइज मूवमेंट कर देता। क्योंकि अब भारत ही नॉन अलाइज मूवमेंट कर रहा था तो इसलिए पाकिस्तान यूएस की गोद में जाके बैठ गया, जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा पैसे मिले। 1963 में यूएस ने पाकिस्तान को $360 मिलियन दिए थे। इसको अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो $4 बिलियन के करीब होते हैं, जो यूएस ने पाकिस्तान को दिए थे एज एड। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इनिशियल एड पाकिस्तान को मिला था उसने उससे डेवलपमेंट की थी। लाइक जैसे कि पाकिस्तान ने उन पैसों से डैम्स बनाए, रोड्स बनाए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनवाए
बनवाए, जिससे उस समय पर पाकिस्तान की ग्रोथ भी हुई थी। इसके साथ सोसाइटी को भी डेवलप करने की कोशिश की गई थी। 1961 में अयूब खान ने मुस्लिम फैमिली लॉ इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एज ऑफ कंसेंट टू मैरिज, डाइवोर्स और मेंटेनेंस जैसे मुद्दों को कवर किया गया था। अयूब खान ने धर्म चलाने वाले लोगों से डायरेक्ट पंगा लेकर इस लॉ को पास किया था, जिससे सबको ये दिख रहा था कि पाकिस्तान एक धार्मिक नहीं डेवलप नेशन बनने जा रहा है। यही वो टाइम था जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर दिया था। इसके साथ ही 1968 में अयूब खान ने अपने 10 साल कंप्लीट किए और ये अनाउंस किया कि बहुत जल्द पाकिस्तान एक सुपर पावर बनने वाला है। अब ये सब सुनकर तो ठीक लग रहा है, लेकिन हकीकत इससे ऑपोजिट थी। अब दुनिया की नजरों में देश की जीडीपी तो बढ़ रही थी, लेकिन जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो खाना खरीद कर खा सके। इसके साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद अयूब खान ने ये अनाउंस किया कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और सरकार चुनी जाएगी। उसके बाद इलेक्शन होते हैं और 167 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी को मिलती है और 87 सीट्स मेन पाकिस्तान की पार्टी को मिलती है, जो आज का पाकिस्तान है। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिली है वो पूरे देश को रूल करेंगी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों पर राज उनका होगा। इस बात से वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का ईगो हर्ट हो गया। उनको ऐसा लगा कि अब बाहर से लोग आकर हम पर राज करेंगे। इसके बाद बांग्लादेश पर अटैक कर दिया जाता है और यही चीज आगे चलकर मेन रीजन बनती है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के सेपरेशन का और बांग्लादेश के क्रिएशन का। और इसी टाइम के बाद पाकिस्तान का बुरा टाइम शुरू हो चुका था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अगर किसी घर को और किसी देश को बनाते वक्त उसकी नींव गलत रखी जाए तो आने वाले समय में वो घर और वो देश मजबूत नहीं बनता। इसी तरह से पाकिस्तान को बनाते वक्त जो उसकी नींव रखी गई थी वो गलत रखी गई थी। जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने कोई इलेक्शन नहीं करवाए, उसने खुद ही खुद को सुप्रीम लीडर बना दिया। बहुत सारे लोगों को बलोचिस्तान में मारा गया, लेकिन जिन्ना की मेंटेलिटी ये थी कि वायलेंस वहां हो रहा है, मैं लाहौर में बैठा हूँ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ सब कुछ शांत है और थोड़े समय में वहां भी सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन वहां पर आज तक हिंसा चल रही है। लोग वहां पर आज भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जिस चीज को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जो उसकी इकोनॉमी को तोड़ता है। वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन कल्चर। पाकिस्तान ने ऐसे लॉज बनाए जो उसकी डाइवर्सिफाई को कुचल रहे थे, लाइक वन नेशन वन लैंग्वेज। वेस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में बंगला लैंग्वेज मेजोरिटी में बोली जाती थी। ऐसे में जिन्ना ईस्ट पाकिस्तान में जाते हैं और वहां के लोगों को कहते हैं कि आज से तुम लोगों की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, बंगला लैंग्वेज को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। लोगों ने इस फैसले का विरोध किया, यहाँ तक कि जिन्ना की मौत के बाद भी प्रोटेस्ट नहीं रुके। लाइक 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी में पुलिस ने स्टूडेंट्स पर फायरिंग की, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की मौत हो गई। जिसके बाद प्रोटेस्ट की आग और भी तेज हो गई, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और वो एक सेपरेट देश बना, जिसका नाम है बांग्लादेश। और पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होते ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स खत्म हो गया। 1965 तक पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, जिससे बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हुए थे। अब स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा गरीब हो जाते हैं, लेकिन अंत में सबका पेट भरा होता है। लाइक जैसे कि अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पैसे कमाता है और नीचे लोगों को देता है, जिससे उनका भी घर चलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग बिजनेस के टॉप पर बैठे थे वो लोग करप्ट निकले। उन्होंने पैसा कमाया लेकिन आगे लोगों को नहीं दिया, अगर दिया भी तो बहुत कम दिया, जिसकी वजह से आगे लोग डेवलप नहीं हो सके और टैक्स पे नहीं कर सके, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को स्कीम लानी पड़ी, सब्सिडीज देनी पड़ी और उनका घाटा हुआ, जिसकी वजह से देश की हालत बिगड़ती चली गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही थी? आंसर, कुछ नहीं कर रही थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट सिर्फ कहने को है, उनका सारा कंट्रोल उनकी आर्मी के हाथ में है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई है। या तो उनके पीएम को 5 साल होने से पहले ही मार दिया जाता है या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने ये देखा कि बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से अलग करवाया है। फिर पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने प्लान बनाने स्टार्ट करे ताकि भारत के भी टुकड़े किए जा सके, जिसके लिए उन्होंने काफी सारे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने टेररिज्म को फैलाया भारत में। ऐसे ही जब यूएसएसआर और यूएस में कोल्ड वॉर चल रहा था तब पाकिस्तान ने यूएस की बहुत हेल्प की, जिसके लिए उसने बहुत सारे पैसे भी जनरेट किए। लाइक जैसे कि अफगानिस्तान में वॉर करवाकर तालिबान को ट्रेंड कर जिसके लिए उसको पैसे मिल रहे थे यूएस से। तो पाकिस्तान के मेन सोर्स ऑफ इनकम में से ये भी एक बहुत बड़ा इनकम था, जिसके बाद यूएसएसआर अफगानिस्तान से चला गया और पाकिस्तान ने यूएस की हेल्प
की अफगानिस्तान में आने के लिए, जिसके बाद तालिबान ने यूएस के साथ में ही वॉर स्टार्ट कर दी, जिससे पाकिस्तान को फिर से मौका मिला यूएस से पैसा कमाने का। लेकिन जब 9/11 अटैक हुआ तब यूएस की आंखें खुली और उन्होंने एक्चुअल में देखना स्टार्ट किया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर उन्होंने तालिबान पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट की और इसी बीच ओसामा बिन लादेन को ढूंढा जाता है पाकिस्तान में। इस तरह के और भी इंसिडेंट सामने आने के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। मतलब एक ऐसा देश जिसको सपोर्ट करने के लिए बाहरी देशों से अगर पैसा दिया जाए तो वो पैसा अपने देश में डेवलपमेंट में ना लगाकर टेररिज्म में लगा सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान का एक और सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको ये कहता होगा कि भाई 50 रुपए देना, मैं तुझे कल दे दूंगा, लेकिन कल उसका कभी आता ही नहीं। ऐसा ही कुछ खेल पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ खेल रहा है। वो एक देश से लोन लेता है, फिर उस लोन की किस्तें वो चुका नहीं पाता, फिर वो अपना दिमाग लगाता है और दूसरे देश से लोन ले लेता है वो लोन को चुकाने के लिए। लेकिन ये जो नया लोन लिया गया है, इस लोन से भी वो उस लोन को नहीं चुकाता, ये पैसा भी जाता है करप्शन में, जिसकी वजह से आम जनता सफर करती है। I love to suffer और मैं बस सफर कर कर के यहाँ पे आई हूँ। लाइक पाकिस्तान के टोटल बजट का 28.5% फॉरेन लोन्स की रीपेमेंट करने में जाता है, जो होता है 3,93,000 करोड़ रुपए, और उनकी मिलिट्री को जाता है 1.5 लाख करोड़। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसको लोन देता कौन है। उसको लोन देने वाले लिस्ट में सबसे पहले आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने पाकिस्तान को 2023 में $650 मिलियन का कर्ज दिया था, जिसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी। लाइक इन्होंने पाकिस्तान को स्ट्रिक्टली ये बोला था कि इन पैसों से अपने देश में डेवलपमेंट करना, इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज मत करना। लेकिन वो तो पाकिस्तान है, उन्होंने फिर से इस पैसे से सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। इन्होंने 2023 में पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए थे। उसके बाद आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने 2023 में पाकिस्तान को $1.5 बिलियन दिए थे। और कुछ देश भी हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं, लाइक जैसे कि सऊदी अरबिया, उन्होंने $3 बिलियन दिए थे। वैसे ये पहली बार नहीं था जब सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान की मदद की थी। 2018 में उन्होंने पाकिस्तान को $6.2 बिलियन दिए थे। उसके बाद $3 बिलियन का तेल दिया था लोन के नाम पर। 2021 में दोबारा $3 बिलियन का लोन दिया था। 2022 में $8 बिलियन के लोन का पैकेज अप्रूव किया था। इसके साथ साथ कतर ने भी $2 बिलियन की हेल्प की थी और UAE ने भी $200 मिलियन दिए थे 2018 में। उसके बाद 2019 में $2 बिलियन का लोन दिया था। इस तरह पाकिस्तान को इन तीनों देशों से $24.4 बिलियन की हेल्प और लोन मिल चुके हैं, वो भी सिर्फ पिछले 5 साल में। और इसके बाद आता है चाइना। चाइना ने 2023 में पाकिस्तान को $2 बिलियन का लोन दिया था। हम सब जानते हैं चाइना किस तरह से देशों को लोन ट्रैप में फंसाता है। ऐसे ही चाइना पाकिस्तान को फंसाने के लिए भी काम कर रहा है ताकि भारत को काउंटर कर सके। पाकिस्तान ने चाइना के बैंक से तकरीबन $30 बिलियन तक का लोन लिया है, लेकिन चाइना थोड़ा स्मार्ट है। उसने पाकिस्तान से ये कहा कि ये पैसा जो तुम ले रहे हो इसको चाइनीज बैंक में रखो और इन पैसों से जो भी प्रोजेक्ट तुम स्टार्ट करोगे उस पे जितने भी एम्प्लॉइज को तुम हायर करोगे वो सब के सब चाइनीज होने चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुम चाइनीज कंपनी को ही दोगे। तो इस तरह से चाइना ने पैसे दिए लेकिन नहीं भी दिए, वो सारा पैसा चाइना के बैंक में ही है। उसी के देश की कंपनी ग्रो हुई और चाइना के लोगों को ही काम मिला। पाकिस्तान सिर्फ उसकी EMI ही पे कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर तकरीबन $300 बिलियन का लोन है और पाकिस्तान के लिए उसकी किस्तें भी चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से वहां के आम लोग सफर कर रहे हैं। तो ये कुछ मेन रीजन थे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के। अब इससे एज अ इंडियन हमको क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो हमको कम से कम लोन लेना चाहिए। हमको उतना ही लोन लेना चाहिए जितनी हमको जरूरत है। लाइक जैसे पाकिस्तान ने बिना मतलब की चीजों के लिए स्टार्टिंग में लोन लिया जो आज उसके गले की हड्डी बना हुआ है। अगर वो स्टार्टिंग में ही सिर्फ मेन चीजों के लिए ही लोन लेता और उन चीजों से एक्चुअल में डेवलपमेंट करता जो उसके देश को आगे लेके जाती, तो आज हालात कुछ और ही होते। लाइक हाल ही में पाकिस्तान में फ्लड आया था, उसके बाद कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही थी। ऐसे सिचुएशन में वो अपने देश को संभालेंगे या फिर रीपेमेंट करेंगे। दूसरा, फ्री की चीजें देना बंद करना चाहिए, इससे गरीबी और ज्यादा बढ़ती है। लोगों को नौकरियां देनी चाहिए जिससे वो अपना खर्चा खुद उठा सके। हमको हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया चीजों को यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।